संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज ऑफ कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज 19 तारीख के 19 अगस्त के समाचार लेकर के आप मन के आगू हाजिर हुए हूँ। काबर की 15 मिनट के भीतर छत्तीसगढ़ के समाचार समाप्त करना है, तो ज़्यादा समय नहीं लन, सीधा काम पे आबो। हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। आज का जो सबसे बड़ा समाचार है वो नए रायपुर से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। नए रायपुर में यानी कि हमारा जो अटल नगर नया रायपुर, उसके सेक्टर नंबर 13 में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये बिल्डिंग केंद्रीय पर्यावरणीय प्रयोगशाला होगी। केंद्रीय पर्यावरणीय प्रयोगशाला। पहले तो इस बिल्डिंग का निर्माण कितने में हो रहा है और कहाँ कितने एरिया में हो रहा है ये देख लेते हैं। कहाँ ये तो हम जान चुके हैं, सेक्टर 13। कई बार सेक्टर से प्रश्न आ चुका है, सेक्टर का नाम याद रखिएगा। लागत है इसकी 25 करोड़ रुपए और जो क्षेत्रफल है वो 25,000 वर्ग फुट का है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ये तो हो गए लागत और बाकी सारी चीजें। अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता क्या होगी। ये एक ऐसा संस्थान होगा जहां हवा की जांच, मिट्टी की जांच, जल की जांच और इनफैक्ट शोर कितना है यानी कि ध्वनि प्रदूषण आदि की जांच के मानक भी तय किए जाएंगे। माइनर स्केल से लेकर के मेजर स्केल तक के अलग अलग पैरामीटर होते हैं जिन पर प्रदूषण को मापा जाता है। ये संस्था अब उसी की इकाई तय करेगी और उसको मापने आदि का काम करने के लिए बनाई जा रही है। इसमें जल, वायु, मिट्टी आदि की जांच की सुविधा होगी और सब एक निश्चित शुल्क पर होंगे। आप अपने खेत से या अपने क्षेत्र के जल को, मिट्टी को आदि को ले जा करके वहां टेस्ट करा सकते हैं एक निश्चित शुल्क पटा करके, और जांच कर सकते हैं कि उसमें कितना हाइड्रोकार्बन है या कितने यौगिक अलग अलग तरह के मिले हुए हैं जो कि आपके जमीन के लिए, आपके पानी के लिए प्रदूषक के रूप में कार्य कर रहे हैं और उसको कैसे सुलझाया जा सकता है ये उपाय भी आपको बताए जाएंगे। तो ये संस्था बन रही है और इसके बिल्डिंग का निर्माण अभी चल रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग रहेगी, ध्यान रखेंगे इससे। अगला जो है छत्तीसगढ़ के लिए एक उपलब्धि है। एनआईटी रायपुर, जो हमारी अपनी रायपुर की एनआईटी है, उस एनआईटी को बैंड ए रैंक प्राप्त हुई है। बैंड ए रैंक, अलग अलग रैंकिंग दी जाती है, ए ओ अलग अलग कैटेगरी होती है इस तरह से। उनमें से एक ए रैंकिंग जो कि 11 से 25 में आने वाले, यानी 1 से 10 फिर 11 से 25 ऐसे करके और फिर 25 से आगे अलग अलग वर्ग होते हैं, उसमें हम दूसरे वाले वर्ग यानी 11 से 25 वाले वर्ग में शामिल हुए हैं। और ये जो काम है वो भारत सरकार के शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय के अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन यानी नवाचार के दृष्टि से कौन सा इंस्टीट्यूट कितना बेहतर काम कर रहा है। नवाचार क्या होता है? नए आइडिया लेकर के आना या नए आइडियाज के साथ अपने इंस्टीट्यूट में काम करना। उनके साथ कौन इंस्टीट्यूट ज्यादा बेहतर काम कर रहा है, इसमें ये सूची जो जारी हुई उसमें हम 11वें से 25वें वाले वर्ग में शामिल हुए, यानी हमें बैंड ए की रैंकिंग मिली। उपलब्धि है प्रदेश के लिए। और एक चीज और भी इसमें देखा गया कि केंद्र से जो वित्त प्राप्त होता है, अब जैसे एनआईटी है वो केंद्र सरकार से धन प्राप्त करके संचालित होती है, राज्य सरकार का पैसा नहीं लगता उसमें। ऐसी संस्थाएं जो केंद्र से वित्त प्राप्त करती हैं, पैसा प्राप्त करती हैं, उनमें सबसे बेहतर साबित हुआ है रायपुर एनआईटी। गौरव की बात है। इसके अलावा देश के टॉप 10 एनआईटीज में भी छत्तीसगढ़ शामिल हो सका, ये भी एक उपलब्धि है। देखिए, ये रैंकिंग अलग चीज है और देश की टॉप 10 एनआईटी में अपना हिस्सा बनाना या अपना जगह बनाना, ये एक अलग उपलब्धि है। तो ये था एनआईटी रायपुर के बारे में। अब आगे बात करते हैं और समझते हैं संबलपुरी। संबलपुरी हमारे रायगढ़ क्षेत्र में, रायगढ़ जिले का हूँ, तो रायगढ़ जिले से लगा हुआ एक ग्राम है। इनफैक्ट शहरी एरिया में शामिल हो चुका है अब ये। और यहाँ शहरी एरिया में शामिल हो गया, ये बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ शहरी क्षेत्र का पहला गौठान बनाया जा रहा है। आपको पता ही होगा, ग्रामीण गौठान बहुत सारे जगहों पर बने हैं, शहर से लगे हुए गांवों में भी बने हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्र में गौठान बनाने की योजना थी और उस योजना के तहत संबलपुरी ऐसा पहला गांव बनने जा रहा है जहां बनेगा पहला शहरी गौठान। गौठान मैं आपको कल भी समझाया था। अब ये पशुओं के लिए स्थायी शेल्टर बनेंगे, स्थायी छत या स्थायी आवास के रूप में कार्य करेंगे। रात में उन्हें नहीं छोड़ दिया जाएगा, ये भी मैं आपको बताया था। साथ ही यहाँ के जो स्थानीय कलेक्टर हैं, हमारे जिला कलेक्टर, उन्होंने एक फैसला और भी किया है कि भाई जो आवारा पशु और भी होते हैं उन्हें भी गौठानों के आसपास ही सुरक्षित करने का प्रयास किया जाए। जैसे आवारा कुत्ते वगैरह जो होते हैं उनको भी यहाँ अगर रखा जाए तो और भी निजात मिल सकेगी जो परेशानी होती है ट्रैफिक के दौरान। तो ये एक बेहतर पहल है, संबलपुरी को याद रखेंगे। जब रायगढ़ जिले पे ही हैं तो रायगढ़ जिले के एक बहुत महत्वपूर्ण गांव की तरफ ले चलता हूं आपको।
डोंगी पानी। डोंगी पानी गांव हाल फिलहाल में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में भी अपना स्थान बनाने में सक्षम रहा, यहां तक कि नेशनल न्यूज में भी इसे कवर किया गया। और डोंगी पानी गांव क्यों कवर हुआ, अब ये जानते हैं। तो रायगढ़ से थोड़ी दूर पर स्थित है कोसिर ब्लॉक, और कोसिर क्षेत्र के भीतर आता है ये डोंगी पानी गांव। यहाँ प्रत्येक घर में 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन तिरंगा वंदन किया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में या शासकीय भवन में होना तो अपनी जगह है, यहाँ इतनी जागरूकता है अपनी स्वतंत्रता को लेकर कि प्रत्येक घर में झंडा वंदन का कार्यक्रम होता है और एक निश्चित समय पर होता है। क्या खूबसूरत नजारा होता होगा, आप सोचे, पूरा गांव एक साथ झंडा वंदन कर रहा है अपने घर के दरवाजे पर। तो ये एक उपलब्धि है हमारे प्रदेश के और हमारे शहर की। फिर बात करते हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है, राम वनगमन पर्यटन परिपथ। राम वनगमन पर्यटन परिपथ ये बन रहा है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार आदि करने के लिए एक वाहन जो है एलईडी स्क्रीन में, जिसमें प्रोजेक्शन दिखाया जाएगा कि भगवान राम कहाँ कहाँ से होकर गुजरे छत्तीसगढ़ में, और उन जगहों की कहानी सुनाई जाएगी। ये वाहन रायपुर से रवाना कर दिया गया है। ये सभी 5 संभाग के हर जिले के हर ब्लॉक में जाएगा और वहां जा करके ये प्रदर्शनी के रूप में लगाया जाएगा या बताया जाएगा, और कौन कौन से स्थल शामिल हो रहे हैं, उनकी क्या कहानी है, भगवान राम से उनका क्या संबंध है, ये जानकारी आपको मिलेगी। तो भाई इस योजना को बहुत छत्तीसगढ़ सरकार गंभीरता से ले रही है। साथ ही एक कोष भी बनाया जा रहा है, आपको पता ही है, राम वनगमन परिपथ विकास कोष। इस कोष को बनाने का उद्देश्य ये भी है कि लोग यदि उसमें दान देना चाहें तो फंड भी इरेज किया जा सकता है, रेज किया जा सकता है। अब बात करते हैं आईआईएम के न्यू बिल्डिंग की। तो आईआईएम की न्यू बिल्डिंग बन चुकी है और नया रायपुर में, और इसका उद्घाटन जो है शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने एक वेबिनार के माध्यम से या वेब सम्मेलन के माध्यम से कर दिया। जाहिर सी बात है अभी आ नहीं सकते, कोरोना है, और इस कारण से वेब सम्मेलन के माध्यम से उद्घाटन अनऑफिशियली या ऑफिशियली रूप से आप जैसा समझना चाहें कर दिया गया है। रायपुर में स्थित ये जो बिल्डिंग है नया रायपुर में, वो ये समझ लेना भी जरूरी है कि हमारा जो आईआईएम है वो देश का 10वां आईआईएम था और 2010 से आईआईएम मौजूद है, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, और 10वां है, साल 2010 से है, तो याद करने में कठिनाई नहीं होगी आपको। और मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, यानी एमबीए वगैरह की पढ़ाई यहाँ की जाती है, और यहाँ के जो डीन है या प्रमुख है, निदेशक है, डायरेक्टर प्रोफेसर भारत भास्कर है। ये भी एक डाटा आप याद रख सकते हैं। फिर बात करेंगे शशांक सिंह की। एक खिलाड़ी है, छत्तीसगढ़ के भिलाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जिला दुर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। रणजी भी खेलते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, और इनका चयन इस साल आईपीएल के लिए हुआ है। तो ये इंडियन प्रीमियर लीग तो आपको पता ही है, क्रिकेट की बड़ी लीग है, जो कि तमाम मुसीबतों के बाद भी ऐसा है कि खेलना चाहिए, बाकी सब कुछ हो ना हो, लेकिन क्रिकेट तो खेलना ही है। तो वो क्रिकेट खेला जा रहा है, और इस साल दुबई में वो होगा जब, तो ये भी उसमें शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ का एक मात्र खिलाड़ी जो इस बार आईपीएल में शामिल हो रहा है वो यही है, शशांक भाई साहब। और शशांक सिंह को आप इसलिए भी याद रखें कि शशांक सिंह राजस्थान रॉयल के लिए सदस्य हैं, और साथ साथ ये उनका 3रा साल है आईपीएल के साथ। इससे पहले कभी वो दिल्ली डेयर डेविल करके एक टीम हुआ करती, उसके सदस्य रहे। बाद में राजस्थान रॉयल ने उनको लिया था पिछले सत्र भी, और फिर इस सत्र के लिए वो अब उम्मीद करते हैं कि खेलते हुए दिखें और हमारे राज्य का भी हम कोई खिलाड़ी देख सकें। वैसे इनके नाम रिकॉर्ड भी था जब अपने डीवाई पाटिल स्टेडियम, जो बड़ा स्टेडियम है मुंबई का, वहाँ चयन के दौरान इन्होंने लगातार 14 गेंद जब फेस की तो उसमें 12 छक्के मार दिए थे भाई। तो उपलब्धि है खिलाड़ी की। चलिए अब बात करते हैं इमिल लाकड़ा साहब की, आईएएस ऑफिसर इमिल लाकड़ा साहब, और इन्हें लोक आयोग का नया सचिव नियुक्त कर दिया है। ये अस्थायी तौर पर ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब ये नियुक्ति स्थायी रूप से करने की बात उठी और फिर लोक आयोग के नए सचिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अब बात करते हैं, साथ साथ वो राजस्व भी संभाल रहे थे, राजस्व सचिव के रूप में भी काम कर रहे थे। अब बात करते हैं बस्तर स्टेट हाईवे। ये न्यूज भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और काफी खुशखबरी भरी न्यूज की तरह था ये आज के पेपर में, उत्साहवर्धक। तो बस्तर स्टेट हाईवे नंबर 5 जो है ये लगभग 30 साल के एक बड़े अंतराल के बाद वापस शुरू होने वाला है। नक्सलियों की करतूतों की वजह से ये हाईवे, स्टेट हाईवे उखड़ गया था या तोड़ फोड़ दिया गया था इससे जगह जगह से। अब इसे ठीक कराया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि वैसे 2020 में इसे शुरू हो जाना था, पर ये 2021 में जाकर के काम करना शुरू कर देगा। ये अगर देखें तो बस्तर संभाग के भीतर कुछ महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ता है, इनफैक्ट लगभग सभी जिलों को कनेक्टिविटी करता है। फिर भी अगर देखें तो बीजापुर, दंतेवाड़ा,
नारायणपुर, कांकेर और बस्तर, इनसे होकर के ये जाता है या गुजरता है। और इसमें से सबसे बड़ा लाभ होने वाला है वो अबुझमाड़ को होना है। वो कहते हैं ना, अच्छी सड़क होगी तो विकास का मार्ग खुलेगा। हाँ, वो गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए ना, ये ध्यान रखना है। तो भाई ये ध्यान रखें कि ओरछा जो एक ब्लॉक है वो नारायणपुर के भीतर आता है, और ओरछा ब्लॉक को काफी ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो अबुझमाड़ आपको पता ही है विकास से बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर सड़कें अच्छी बनेंगी तो वहाँ का विकास भी संभव हो सकेगा। साथ ही रायपुर से लेकर के जगदलपुर की जो दूरी है, लगभग उनमें 120 किलोमीटर का जो लंबा दूरी तय करना पड़ा था वो कम हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना का मार्ग जो है वो भी कम हो जाएगा। बहुत सारी उपलब्धि हासिल करेंगे जब ये तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं, शबरी नदी पर बाढ़ आई हुई है, और शबरी नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम क्षेत्र सुकमा जिले में प्रवाहित होती है, और वहां भी एक हमारी अंतिम तहसील है कोंटा तहसील, उसको बहुत प्रभावित करती है। इस साल आई हुई बाढ़ ने एक बहस को जन्म दे दिया है। बहस एक बांध को लेकर। बांध कौन सा? पोलावरम बांध प्रोजेक्ट। काफी चर्चा में रहा था पोलावरम बांध प्रोजेक्ट। ये 1978 की परियोजना थी जब ये पोलावरम बांध प्रोजेक्ट स्वीकार किया गया था तब। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र इस बांध के बनने के कारण डुबान क्षेत्र में आ रहे थे। वो होता है ना, बांध के पीछे वाला हिस्सा जहां पानी जमा होता है और उससे जगह डूब जाती है, उनका ये हिस्सा बन रहा था। और यही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का विवाद भी रहा, आंध्र प्रदेश और अब तो तेलंगाना से भी। तो ये बांध अभी इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि इस बाढ़ ने वो नजारा याद दिला दिया है जो इस बांध के बन जाने के बाद होगा। यानी कोंटा के जो हिस्से डूब गए हैं, ऐसा फिर होने वाला है अगर बांध पूरी तरह से बन करके तैयार हुआ तो। इस बारे में अभी भी केस चल रहा है, और जब तक अंतिम नतीजा आएगा तो देखा जाएगा। तो वो बांध बन रहा है तेलंगाना में, गोदावरी जिले के पापी कुंडल करके जगह है, वहां बन रहा है। और बांध की जो ऊंचाई है वो 150 मीटर लगभग ऊंची है, और इसका जो एरिया रहेगा बैक वाटर का, या पीछे जो जल रुकेगा, वो बहुत बड़ा होगा, और हमारा क्षेत्र काफी प्रभावित हो रहा है। बहरहाल समझौता तो हो चुका है, देखते हैं अब क्या होना है। इसके अलावा अब चर्चा में है भोरमदेव मंदिर। भोरमदेव मंदिर वैसे तो आपको पता ही है जिला कवर्धा में, और चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ रत्न आभूषणों की चोरी हो गई है मंदिर के भीतर से। लेकिन हमारा काम वो नहीं है, हमको ये जान लेना है कि भोरमदेव मंदिर पे दो चार बातें कर लेते हैं। भोरमदेव मंदिर को माना जाता है कि नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, और कहते हैं फड़ी नागवंशी राजा गोपाल देव ने इसका निर्माण करवाया था। तो जब ये मंदिर बना उस समय इस मंदिर के निर्माण का जो सन है वो वहीं स्थित एक मूर्ति में लिखा हुआ है, कलचुरी संवत 840। अब अगर इसको कंपेयर करें या तुलना करें तो हम लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास पहुंच जाते हैं, इसलिए इसे 10वीं से 11वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर मान लेते हैं। भोरमदेव वैसे तो आदिवासी देवताओं या देवता के मंदिर के रूप में जाना जाता है, इसके अलावा शिव मंदिर के रूप में भी चिन्हित है। इसकी तुलना छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो भाई हम कह देते हैं इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो है। इसके अलावा एक प्रश्न एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग आया था कि छत्तीसगढ़ के किस मंदिर के वास्तु की तुलना, वास्तु इंफ्रास्ट्रक्चर या उसका जो आर्किटेक्चर, उसकी तुलना उड़ीसा स्थित कोणार्क मंदिर से की जाती है। तो भाई यही है जिसकी तुलना उड़ीसा स्थित कोणार्क मंदिर से भी की जाती है। तो इस तरह के कभी प्रश्न आ जाए तो खजुराहो ही मत खोजने लगना, आपके पास ये भी उत्तर रहेगा। अब बात करते हैं लमनी की। ये न्यूज अगेन बहुत अच्छी न्यूज है। लमनी बिलासपुर के भीतर आने वाला जो, देखिए अचानक मार वैसे अगर अभ्यारण्य की बात करेंगे तो वो हिस्सा बन जाता है किसका, मुंगेली का। और अगर इस क्षेत्र की बात करें तो लमनी और अचानक मार से लगा हुआ एक जंगल क्षेत्र है ये भी। और वहाँ प्रोफेसर प्रभुदत्त खेरा एक बहुत जाने माने प्रोफेसर रहे जो दिल्ली में पढ़ाया करते थे। खेरा यहाँ पर पाकिस्तान के वो मूल निवासी रहे, बाद में भारत आ चुके थे बहुत पहले ही, और इसलिए उनके नाम के आगे वो खेरा शब्द लगा हुआ है। खेड़ा जो होता है ना, वहां से आए हुए। तो वो बहुत साल यहाँ रहे और उनको छत्तीसगढ़ इतना रास आया अचानक मार क्षेत्र मुख्य रूप से कि वो यहीं बस गए। फिर यहाँ उन्होंने शिक्षा के लिए कार्य किया, और अचानक मार के ग्रामीणों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने अपने दम पर लोगों को अलग अलग तरह के प्रलोभन, जैसे खाने पीने का प्रलोभन। अब ये खाने पीने की चीजें कोई बहुत मटेरियल नहीं होता था भाई, ऐसा लाई चना मुर्रे जैसी चीज जो होती है वो सब चीजों के माध्यम से अपने पास बुलाना शुरू किया और पढ़ाई के लिए जागरूक किया। अपने खर्च पर एक स्कूल भी बनाया जहां वो इन बच्चों को पढ़ाया करते थे अचानक मार क्षेत्र के। बाद में आगे चल के सरकार ने कलेक्टर साहब की पहल पर उस पूरे स्कूल को सरकारी स्कूल का दर्जा भी दिलाया। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर पिछले साल सितंबर में 19 सितंबर उनका निधन हो गया,
और उसके बाद से इनकी जो झोपड़ी थी, इनका जो झोपड़ी नुमा घर है, इनके जो सामान है, वन विभाग इसको हटाने पर तुला हुआ था। इसको हटाने का विरोध करते हुए ग्रामीण इकट्ठा हुए और इसको संरक्षित की जाने की मांग की जाने लगी। अब ये मांग स्वीकार हो गई है, तो प्रोफेसर प्रभु दत्त खेरा साहब के अगर इमारत को बचा लिया जाए तो भाई उपलब्धि होगी। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे रायपुर। जाहिर सी बात है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर, यहाँ अभी एक टेस्टिंग हुई। एम्ब्रेयर जेट विमान का लो फ्लाई पास्ट टेस्ट हुआ। अब एम्ब्रेयर जेट विमान के बारे में बता दूं, ये इस किस्म का विमान होता है, जेट विमान, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि को लेकर के उड़ान भरने के लिए जाना जाता है, और इसलिए सुरक्षा और ट्रैक को अच्छे से जानना समझना बहुत जरूरी होता है। तो एक टेस्ट किया जाता है जिसमें बहुत तेजी से उड़ान भरी जाती है और फिर उड़ान भरते हुए रनवे पे उतरने की प्रैक्टिस की जाती है। और यदि मान लीजिए रनवे पर सही तरीके से लैंडिंग नहीं हो पा रही, इस तरह के हालात बने, तो उतरने से पहले ही वापस उड़ान भर ली जाती है। दैट मीन्स टच डाउन जिसे कहते हैं ना, उससे पहले ही वापस उड़ान भर ली जाती है, जिसे कहते हैं लो फ्लाई पास टेस्ट। ये सेना बीच बीच पे कर कर देखते रहती है इस तरह का कोशिश, अभ्यास, और ये इस बार रायपुर हवाई अड्डे पे किया गया। देखिए अभी केरल वाला टेबल टॉप हवाई अड्डा आपको याद ही होगा, जहां हादसा हुआ, और वो ऐसा कुछ ना हो इसलिए इस तरह की प्रैक्टिस की जाती रहती है। अब बात करते हैं बस्तर का मेरा प्रेम, और बस्तर अंचल और बस्तर अंचल के पकवानों की आज बात जो है पेपर में प्रकाशित हुई थी, तो मैं रोक नहीं पाया और आपसे शेयर कर रहा हूँ। बस्तर अंचल जो है वो अलग अलग तरह के पकवान के लिए जाना जाता है। कुछ तो वही है जो छत्तीसगढ़ अंचल के आप पकवान जानते हैं, कुछ नए नाम है वो देखते हैं। जैसे अच्छा, कुछ और जनजाति के बारे में भी है, जैसे हल्बा जनजाति, ये छत्तीसगढ़ की वो जनजाति है जो पोहा या चिवड़ा बनाने का काम करती है। ये प्रश्न आ चुका है, इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हल वहन करती है, वो तो है ही फैक्ट। इसके अलावा पोहा या चिवड़ा बनाने का काम भी करती है। इसके अलावा पनारा जो समुदाय है वो पकवान बनाने के लिए बहुत फेमस माना जाता है बस्तर में। सवरा जो है वो गुड़िया खाजा, हाँ गुड़िया खाजा, यहाँ गुड़ से बना हुआ खाजा इसलिए गुड़िया खाजा, ये बनाने के लिए जानी जाती है। इसके बाद प्रमुख पकवानों की अगर बात करें तो कुछ नाम निकल करके आए, जैसे कुकड़ा मिठाई। कुकड़ा मिठाई क्या होता है? वो शक्कर का सीरा होता है, शक्कर को आप बनाते हैं। और अच्छा, आपने वो सुना है बॉम्बे मिठाई? सुना ही होगा यार, अलग अलग शेप में मोड़ तोड़ करके कभी मुर्गी, बत्तख और अलग अलग कुछ कुछ बना करके बेचा जाता है, बस उसे ही कुकड़ा मिठाई कहा जाता है। बस्तर अंचल में शक्कर के चूरे के साथ अलग अलग शेप बना करके बेचना। फिर गुला पीठा, जिसको बोबो कहते हैं, गुला पीठा या बोबो, तो भाई चावल आटे को गुड़ की चाशनी के साथ बनाया जाता है, बोबो या गुला पीठा। इसके बाद चापा लाडू। चापा लाडू लाई का लड्डू होता है, या फिर रामदाना उसका लड्डू होता है, पोस्तो दाना जिसको कहते हैं उसका लड्डू होता है। हमारे इधर तो हम रामदाना या रामतिल का लड्डू कह देते हैं। उसके अलावा तिल लड्डू होता है, अच्छा राजगीरा भी इसे कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा तिल लड्डू होता है, उसको तिल डूंडा कहा जाता है। बाकी तो वही पकवान है जो छत्तीसगढ़ अंचल में फेमस है। तो भाई कभी जाना हो बस्तर अंचल तो दो चीजें आप जरूर चखना, एक चापड़ा चटनी और दूसरा छींद कीड़ा। इन दोनों के बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो मुलाकात करेंगे कल न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का।